Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. सो गाइज लेट्स मूव अहेड इन आवर लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेन एक्सचेंज को देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है ना, और उससे इंपोर्ट पे कैसे इफेक्ट होता है कि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है और हमारा इफेक्टिवली वो एक्सचेंज इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हमको ज़्यादा रुपए पे करना पड़ रहा है डॉलर के लिए, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा बाहर, है ना। हमने ये देखा था। और उससे क्या होगा कि जब इंपोर्ट्स कम होंगे तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी डिमांड तभी करते हैं जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमको पैसा पे करना रहता है ना, बाहर की करेंसी में। तो वो डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने इंपोर्ट पे देखा था, है ना, कि इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट आता है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आता है। और उससे पहले हम एक चीज़ ये भी बात कर देते हैं कि दो टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। एक तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है और एक रियल एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है कि रियल एक्सचेंज रेट जो होता है दैट इज़ नॉमिनल प्लस इन्फ्लेशन को जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो हमारा आता है रियल एक्सचेंज रेट। वहाँ पे हमने जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पढ़ा था तो दैट वाज रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, है ना, क्योंकि वहाँ पे रियल में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं था। यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है, ये मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि $1, मान लो मेरा एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ठीक है। 70 रुपीज़ चल रहा है, करेक्ट। ये है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई मान लो यूएस की जो इकॉनमी है, ठीक है। यूएस में एक कॉफ़ी का कप, लेट्स से यूएस में एक कॉफ़ी का कप $2 का मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और इंडिया में वही चीज़, एक कॉफ़ी का कप इंडिया में लेट्स से मिलता है 100 रुपीज़ का, ठीक है। लेट्स से 100 रुपीज़ का। तो इसका क्या मतलब है, इसका अगर मैं इस सेंस से निकालूं कि एक कॉफ़ी कप को ख़रीदने के लिए, मेरे को कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए उस हिसाब से अगर मैं एक्सचेंज रेट निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है। ऐसे आ जाएगा ना, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। क्योंकि भाई अगर मेरे को एक कॉफ़ी का कप यूएस में अगर ख़रीदना हो तो मेरे को $2 देना पड़ रहा है, जबकि मेरे को अगर इंडिया में ख़रीदना हो तो मेरे को सिर्फ 100 रुपीज़ ही देना पड़ रहा है। बट मैंने तो देखा था कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो $1.70 है, बट ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। तो दिस इज़ द रियल एक्सचेंज रेट। क्यों ये ऐसा 50 रुपीज़ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट आने लगा। यूएस में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉफ़ी महंगी है। इंडिया में इन्फ्लेशन कम है तो वहाँ पे कॉफ़ी सस्ती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कम मतलब मैं कम पैसे देके वो कॉफ़ी का कप अफोर्ड कर पा रहा हूँ, जबकि यूएस में क्या है, मेरे को ज़्यादा डॉलर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज रेट आया है ना, ये जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो एक्सचेंज रेट आता है दैट इज़ कॉल्ड रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। नॉमिनल क्या होता है, ये बस करेंसी के बेसिस पे होता है, करेंसी बास्केट कितना ट्रेड हो रहा है। नॉमिनल कैसे निकालते हैं कि देखो, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है ना। इंडिया यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है ना, इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्या होता है कि जिससे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, मान लो यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो उसकी करेंसी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। फिर चाइना आता है तो चाइना की आरएमबी है करेंसी, तो उसको दूसरे नंबर पे दिया जाएगा। तो ऐसे कर करके ना एक एवरेज निकाला जाता है, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट निकलता है। तो इसमें कोई इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता है। तो इस मेथड से जब हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल मतलब बस हम जिससे ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया जिससे ट्रेड कर रहा है, उन करेंसीज़ का हमने वेटेज निकाल दिया, वेट के हिसाब से उनको असाइन कर दिया कि यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है तो डॉलर को सबसे ज़्यादा वेटेज दे दिया, फिर चाइना को दिया, फिर यूरोप को दिया। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। बट जब हम उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड कर देते हैं तो वो आ जाता है रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया, एक कॉफ़ी के कप से आप समझो, एक कॉफ़ी का कप अगर हमको यूएस में ख़रीदना है तो हमको $2 देना पड़ रहा था, इंडिया में वही चीज़ हमको 100 रुपये में मिल जा रही है, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब क्या है कि अब हम एक्सपोर्ट्स पे देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये जो एक्सचेंज रेट है इसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखो, वही सेम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमको 140 रुपीज़ का कॉफ़ी एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और इनिशियली जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ है। तो हमको कितना पैसा मिलेगा, हमको $2 मिलेगा। जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो $2 मिलेगा, ठीक है। 70 इंटू 2 इज़ 140 रुपीज़, ठीक है। अब वही चीज़ मान लो जो क्या बोलते हैं, जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया,
मतलब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ हो गया, मतलब $1 से ज़्यादा आप रुपए खरीद सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉफ़ी जो है वो क्या हो गई, ये कॉफ़ी सस्ती हो गई ना, क्योंकि पहले आपको $2 देना पड़ रहा था, अब आप कितना दोगे, 140 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि 80 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। तो कितने डॉलर्स हुए 140 रुपीज़ में, 140 बाई 80, दैट इज़ $1.75, राइट। तो आपको जो पैसा मिलेगा दैट इज़ लेस, ठीक है, दैट इज़ लेस। पहले केस में आपको $2 देना पड़ रहा था, जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो आपको कितना देना पड़ रहा है, $1.75, राइट। कितना देना पड़ रहा है, $1.75। तो क्या हो गया, तो इंडिया के एक्सपोर्ट सस्ते हो गए, है ना। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता हो गया। क्यों सस्ता हो गया, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब आप $1 से ज़्यादा रुपए खरीद पा रहे हो। आप ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप कॉफ़ी, ये सस्ती हो गई तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, है ना, ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे एक्सपोर्ट बढ़ गया। इम्पोर्ट क्या हुआ था, इम्पोर्ट कम हुआ था, एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है इसमें, ठीक है, कि भाई जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो गया, $1.75 हो गया, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट महंगा हो गया तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हेंस एक्सपोर्ट्स बिकम चीप, दिस मीन्स दैट द कॉस्ट ऑफ सेम कॉफ़ी अपीयर्स चीप टू द फॉरेन कंट्रीज, राइट। पहले 140, आपका प्राइस वही है 140 रुपीज़, ठीक है, आपने प्राइस चेंज नहीं किया है, आपका प्राइस 140 रुपीज़ ही है। बट सिंस एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया है, मतलब $1 से आप बाहर वाले ज़्यादा रुपए खरीद पा रहे हैं, तो उनको कम डॉलर देने पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं, आपको 140 रुपीज़ ही मिल रहे हैं, बट जो फॉरेन कंट्री डॉलर्स में पेमेंट कर रही है वो कम हो गई, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपसे लेगी, एक्सपोर्ट आपके बढ़ जाएंगे, राइट, उनको चीप लगेगा प्रोडक्ट, समझ में आ गया। व्हेन एक्सचेंज रेट फॉल्स लीड टू द मोर इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी इन इंडिया, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो बाहर की करेंसी ज़्यादा आएगी इंडिया में, राइट। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगा, करेक्ट। समझ में आया। तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब और आगे देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसमें मार्केट के फोर्सेज और मार्केट के फोर्सेज डिटरमाइन करते हैं कि कितना एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। मतलब क्या मतलब है, मार्केट के फोर्सेज इसमें कर रहे हैं, मार्केट के फोर्सेज डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो डॉलर का, मान लो डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। तो डॉलर का अगर डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर का प्राइस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। डॉलर को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है कि एक्सचेंज रेट कितना होगा, ये मार्केट के ऊपर है, ठीक है। मार्केट में अगर डॉलर का डिमांड ज़्यादा है, मान लो इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो डॉलर का डिमांड ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, एक्सचेंज रेट ये है, एक्सचेंज रेट जो है वो एक्सपेंसिव होगा, मतलब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए, करेक्ट। तो वो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जब मार्केट के फोर्सेस जो हैं वो डिमांड और सप्लाई, जब मार्केट के फोर्सेस डिमांड और सप्लाई से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो इफ देर आर मोर नंबर ऑफ इंडियन पीपल वांटिंग टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, गोल्ड, आईफोन, है ना, गोइंग टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज़, दुनिया भर की जितनी चीज़ें हैं जिसमें आप पैसा बाहर की गवर्नमेंट को पे करोगे, आपको फॉरेन करेंसी जितनी भी चीज़ों में चाहिए, अगर उस चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब मान लो आपको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो आप डॉलर में पेमेंट करोगे, आपको गोल्ड इंपोर्ट करना है, कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है तो आप डॉलर में पेमेंट करोगे, या फिर आपको बाहर पढ़ने जाना है तो भी आप लोन किस में लेते हो, डॉलर में लोगे। अगर आपको यूएस पढ़ने जाना है तो आप वहाँ फीस तो डॉलर में पे करोगे ना, तो आप लोन लोगे वो भी डॉलर में होगा, तो डिमांड करेंसी की बढ़ जाएगी डॉलर की, समझ में आ रहा है। कंपेयर टू द नंबर ऑफ अमेरिकन इंटरेस्टेड टू बाय, मतलब ऑब्वियसली ये एक साइड से है इंडिया का है और बाहर अमेरिकन भी, सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे इसमें कि जो हमारा जब हमको बाहर जाके पढ़ना है, जो हमारा डॉलर पेमेंट अगर बाहर की कंट्रीज़ को ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हमको अगर क्रूड इंपोर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉलर बाहर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हमको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो हमको बाहर डॉलर देना पड़ेगा, राइट। इनफैक्ट जब हम बाहर यूएस में पढ़ने जा रहे हैं तो भी हमको डॉलर बाहर देना पड़ेगा, है ना। तो हम पे ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन जो इंडिया में आके पढ़ना चाह रहे हैं, या इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने यूएस में, तो वो कम है, राइट। तो अगर वो कम होगा तो क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, बाहर की करेंसी का डिमांड बढ़ जाएगा, और जैसे ही बाहर की करेंसी का डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रुपीज़ गिर जाएगा, राइट। मतलब रुपीज़ जो है रुपी है वो सस्ता हो जाएगा, मतलब $1 जो है वो ज़्यादा रुपये खरीद पाएगा, राइट। द डिमांड फॉर डॉलर्स वुड बी मोर देन दैट ऑफ रुपीज़। तो पहले जो चीज़ $1 50 रुपये थी वो अब $1 70 रुपये हो जाएगी, है ना।
तो $1 ज़्यादा रुपए खरीद पाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे सेंस में मैं बोलूँ तो डॉलर महंगा हो जाएगा। पहले 50 रुपये में $1 मिल जा रहा था, अब 70 रुपये में $1 मिलेगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो ये जो चीज़ हुई ना, ये जो पहले 50 रुपये में $1 मिल रहा था, अभी 70 रुपये में मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब रुपी जो है वो वीकन हो जाता है, समझ में आ रहा है। डेप्रीशिएशन इज दैट रुपी व्हेन रुपी फॉल्स डाउन। फॉल्स डाउन मतलब ऐसा नहीं है कि 50 से 30 हो गया। फॉल्स डाउन मतलब पहले अगर आपको $1 खरीदने के लिए 50 रुपये देना पड़ रहा था, अब वही $1 खरीदने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है, 70 रुपीज़ देना पड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। और इसका जस्ट उल्टा होता है क्या, एप्रीशिएशन। एप्रीशिएशन जैसे इसका उल्टा हो जाएगा कि भाई पहले आप 70 रुपये दे रहे थे $1 खरीदने के लिए, अब आप 50 रुपये सिर्फ दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एप्रीशिएशन। एप्रीशिएशन मतलब जो रुपए है वो स्ट्रेंथन हो गया, राइट। फिर ये कैसे और एक्सचेंज रेट कैसे चेंज हो सकता है। तीसरा इसका चीज़ है करेंसी स्पेक्यूलेशन। करेंसी स्पेक्यूलेशन क्या होता है, स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन मतलब सोच विचार करना। स्पेक्यूलेशन मतलब आप ऐसे सोचते हो कि बाद में ये करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं अभी खरीद लेता हूँ और बाद में बेच दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड करेंसी स्पेक्यूलेशन। करेंसी स्पेक्यूलेशन कब होता है, व्हेन अ पर्सन बाइज डॉलर। आपने डॉलर बाय कर लिए और बाकी करेंसीज भी आपने बाय कर ली विद द होप दैट दे बिकम मोर एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर सो दैट यू कैन सेल एंड प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी डॉलर सस्ता है, मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी 50 रुपये में $1 खरीद सकता हूँ, तो आप क्या करते हो, $4 खरीद लेते हो, ठीक है। आपने $4 खरीदिए कितने में, 50 रुपये में, ठीक है। 50 इंटू 4 मतलब 200 रुपये में खरीद लिए कुल मिला के। 1 मिनट, आपने $4 खरीद लिए कितने में, 200 रुपये में, ठीक है, 200 रुपीज़ में। अब क्या होता है कि ये जो एक्सचेंज रेट 50 रुपये चल रहा था अभी वो 70 हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपका $1 का वैल्यू कितना हो गया, 70 रुपीज़। तो आपके $4 का वैल्यू कितना हो गया, 320 रुपये, ठीक है। तो आपने खरीदे तो थे 200 रुपये में, बट आप अब बेच कितने में सकते हो, 320 रुपीज़ में, तो आपको 120 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं ना वो स्पेक्यूलेट करते हैं कि भाई अभी डॉलर जो है वो सस्ता है, खरीद लो अभी, बाद में जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम बेच देंगे, ठीक है। तो उससे भी जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि अगर मार्केट में सब जाके डॉलर खरीदने लगे, ठीक है, तो डॉलर का डिमांड एकदम शूटअप हो जाएगा, है ना, एकदम से शूटअप हो जाएगा। एकदम से शूटअप हो जाएगा तो तुरंत बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, रुपी वीकन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए होता है, समझ में आ रहा है। ये स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए एक्सचेंज रेट में, समझ में आ रहा है। व्हेन अ पर्सन बाइज डॉलर, ठीक है, एंड अदर फॉरेन करेंसी विद द होप दैट दे बिकम एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर टू विद अ प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, तो करेंसी स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, ठीक है। सो ही वुड बी होपिंग फॉर, तो वो क्या होप करेगा कि भाई रुपी डेप्रीशिएट हो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं डॉलर को बेच के प्रॉफिट कमा पाऊँ, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, एक्सचेंज रेट को डिस्टॉर्ट करती हैं, ठीक है। आप करेंसीज परचेज करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको बेच देते हो प्रॉफिट पे, तो ये ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, ऐसी चीज़ें डिस्टॉर्ट करती हैं करेंसी को, ठीक है। ये होता है अपना ऐसे, ये किसका कंसेप्ट है, करेंसी स्पेक्यूलेशन का, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट दोनों से कैसे चीज़ें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे, हम इसमें यूएस और चाइना का एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यूएस और चाइना के कंसिडर करेंगे कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। मेरे को ये डिसीजन लेना है कि मेरे को किस किस कंट्री के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, यूएसए में करना है कि चाइना में करना है, मेरे को ये डिसीजन लेना है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि मान लो यूएस की जो गवर्नमेंट है वो अपने बॉन्ड्स पे 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है। सिंपल सिंपल समझना, यूएस की जो गवर्नमेंट है वो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है। इसका मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, अगर 100 रुपये आप लगाते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इसके, तो आपको 110 रुपये मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 10% रिटर्न, ठीक है। और फिर वहीं चाइना भी आपको 10% दे रहा है, ठीक है। चाइना भी आपको 10% दे रहा है। अभी अभी ट्रेड वॉर नहीं चल रहा है, ठीक है। मान लो अभी दोनों भाई भाई हैं तो दोनों सेम रख रहे हैं अपना गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट, ठीक है। तो कोई जो बाहर का इन्वेस्टर है, लेट से जो कोई बाहर का इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, वो 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर देगा, वो 100 रुपये इसमें भी इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि पता नहीं ना कब कौन चेंज कर दे बॉन्ड का रेट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट करूँगा, मैं 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, और मेरे को 10% इंटरेस्ट रेट इससे मिलता रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, यूएस की गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। कम कर देती है क्या मतलब, अब ये जो पहले इसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब वहीं उसको 8% मिलेगा, जो ये 100 रुपये इसने इन्वेस्ट किया हुआ है इस पर, ठीक है। बट ऑन दी अदर साइड जो चाइना की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 15% इंटरेस्ट रेट कर देती है। मतलब जो पहले आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वही आपको अब 15% मिलेगा। तो नॉर्मल इंट्यूशन क्या कहता है, ये इन्वेस्टर क्या करेगा, अगर ये इन्वेस्टर अच्छा है, लॉजिकल है, रैशनल है, तो ये क्या करेगा
ये बोलेगा कि यार यहाँ तो मेरे को 8% ही मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से पैसा निकाल के यहीं डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे को 15% मिल रहा है ना। पहले मैंने बराबर बराबर इन्वेस्ट किया हुआ था क्योंकि दोनों में सेम था, बट अब चाइना की गवर्नमेंट मेरे को ज़्यादा दे रही है तो मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से अपने 100 रुपये विड्रॉ कर लेगा जो इसने इन्वेस्ट किए थे यहाँ पे, और वही ये 100 रुपये कहाँ इन्वेस्ट कर देगा, चाइना के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो 15% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जब भी कंट्री ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ठीक है, अपने बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं वो बढ़ गए, ठीक है। तो बाकी कंट्री से आया होगा पैसा तभी तो यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, क्योंकि टोटल इकोनॉमी में पैसा तो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। विदड्रॉ फ्रॉम द यूएस एंड इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ इन चाइना। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये जो यूएस का इन्वेस्टर है, ये जो यूएस का इन्वेस्टर है, इसके पास हैं डॉलर्स, ठीक है, बट इसको इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, युआन चाहिए, युआन चाहिए ना इसमें, इसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब गवर्नमेंट ने अपना जब चाइना की गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो क्या होगा, युआन का डिमांड राइज होने लगेगा, क्योंकि सबको ये गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए, ये पेमेंट इनको जो करेंगे, ये इन्वेस्टर इसको पेमेंट करेगा, ये युआन में करेगा, है ना, तो उसको डॉलर के बदले युआन चाहिए होगा, तो युआन का डिमांड क्या हो जाएगा, एकदम से राइज हो जाएगा, ठीक है। डिमांड फॉर डॉलर विल डिक्रीज, डॉलर का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पैसा निकाल दिया इन्वेस्टर ने अपना, इसको अब डॉलर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसके गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है, इसने तो अपना पैसा बाहर निकाल दिया, अब इसको चाइना के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो ये युआन में पैसा पे करेगा, युआन में पैसा पे करेगा तो इसको युआन चाहिए होगा तभी तो पे कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने डॉलर जो हैं वो युआन से एक्सचेंज करेगा। तो एकदम से क्या हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है चाइना की गवर्नमेंट, तो युआन का डिमांड बढ़ जाएगा और डॉलर का कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, युआन का बढ़ जाएगा, डॉलर का कम हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो एक्सचेंज रेट है डॉलर और युआन का, उस पर भी इफेक्ट आएगा? यस आएगा, डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, युआन स्ट्रेंथन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि डॉलर का डिमांड तो कम हो गया, युआन का बढ़ गया, तो क्या होगा, ये एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथन हो जाएगा, मतलब आप अब जो युआन है वो महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पहले अगर आप, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पहले आप $1 में 50 युआन खरीद पा रहे थे, तो वो अब स्ट्रेंथन होकर आप सिर्फ 30 युआन ही खरीद पाओगे, क्योंकि युआन का डिमांड बढ़ गया है। समझ में आ रहा है, और डॉलर का डिमांड कम हो गया है। समझ में आ रहा है, तो अभी इस केस में क्या हुआ कि डॉलर डेप्रीशिएट हो गया, डेप्रीशिएशन ऑफ डॉलर एज कम्पेयर टू युआन। समझ में आ रहा है, तो अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा, जब हम देख रहे थे कि एक्सचेंज रेट से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो अब आप मेरे को बताओ कि ये कैसे इफेक्ट करेगा। अगर जो युआन की करेंसी है वो स्ट्रेंथन हो गई, अगर युआन की करेंसी स्ट्रेंथन हो गई तो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स जो चाइना से एक्सपोर्ट जा रहे थे वो कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, एक्सपोर्ट्स क्यों कम होंगे, क्योंकि अब जो बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनको ये महंगा पड़ेगा ना, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। पहले $1 में आप 50 युआन खरीद पा रहे थे, ठीक है, अभी $1 में आप सिर्फ 30 युआन ही खरीद पा रहे हो, अगर तो युआन महंगा हो गया ना, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आप ले रहे होगे चाइना से वो महंगे हो गए, अब वो महंगे हो गए तो एक्सपोर्ट चाइना के कम हो जाएंगे, और वहीं इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। एक्सपोर्ट का जस्ट उल्टा होता है इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट्स अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो चाइना के इम्पोर्ट्स जो हैं, चाइना के इम्पोर्ट्स टू द यूएस विल बिकम कॉस्टली, मतलब चाइना के जो एक्सपोर्ट हैं, जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, वो कॉस्टली हो जाएगा, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो राइज, इसका क्या मतलब है कि राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स एट होम, एट होम मतलब चाइना होम मान लेते हैं अगर हम, अगर कोई कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, दैट ऑफन लीड्स टू एन एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। समझ में आ रहा है, चाइना ने जब अपना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, जो बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो युआन क्या हो गया, युआन स्ट्रेंथन हो गया, है ना, युआन महंगा हो गया, क्योंकि अब सब जो हैं वो चाइना के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो युआन की करेंसी क्या हो गई, स्ट्रेंथन हो गई, मतलब युआन महंगा हो गया। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं ना कि जो राइज है इंटरेस्ट रेट में, राइज इन द इंटरेस्ट रेट एट होम, मतलब मान लो मेरे को इंडिया में रुपी को स्ट्रेंथन करना है, मैं चाहता हूँ कि अभी $1 जो है, अभी $1 जो है 70 रुपये है, वो अब 70 रुपये से स्ट्रेंथन करने का मतलब है वो 50 रुपये हो जाए, अब मतलब रुपये महंगा हो जाए, अब $1 में आपको कम रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, उसका आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ताकि बाहर एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, अब ऐसा नहीं कि आप बढ़ा दो मतलब डोमेस्टिक इकॉनमी में बढ़ा दो, बाहर के कंपैरिजन में आपको बढ़ाना पड़ेगा ये चीज़। अगर बाहर वाले कंट्रीज़ 10% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं तो आप 15% करिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो उनके लिए रुपए चाहिए होगा, तो रुपए का डिमांड बढ़ जाएगा, रुपए का डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एप्रिशिएट हो जाएगी ना करेंसी,
हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। तो वो यही बोल रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो ये चीज़ कि एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे एक दूसरे से चेंज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, और उस डिमांड बढ़ने से जो हमारा करेंसी है वो अप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। और जब करेंसी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स डिक्रीज़ होते हैं और इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा क्योंकि अब हमारी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकम से एक्सचेंज रेट कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। वैसे इफेक्ट तो क्या ही होता है, मान लो रिलायंस है, ठीक है, और ये सज्जन जो हैं वो रिलायंस में काम करते हैं, ठीक है। रिलायंस इनको 60,000 की सैलरी देती है, ठीक है। अब इनको चाइना से मान लो कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, ठीक है, आईफोन इंपोर्ट करना है मान लो 1.5 लाख का, ठीक है। तो ये बोलेगा कि यार 60,000 तो सैलरी है, अब कहाँ से मैं 1.5 लाख का चीज़ इंपोर्ट करूँगा चाइना से, समझ में आ रहा है, नहीं कर पाएगा ना। अब मान लो वहीं रिलायंस जो है वो जो है इसका सैलरी हाइक कर देती है, इस इसका सैलरी हाइक कर देती है। इसको तो शॉक हो गया भाई, 60,000 से 1 लाख हो गई सैलरी सीधा, है ना। तो ये खुशी के मारे क्या करता है, ये खुशी के मारे 1.5 लाख का जो आईफोन है, जो पहले वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था, राइट, जो पहले वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था, अब वो इम्पोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इनकम बढ़ने से जो मेरे इम्पोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बोल सकता हूँ ना, है ना। आई कैन नाउ अफोर्ड टू इम्पोर्ट 1.5 लाख आईफोन फ्रॉम चाइना, इम्पोर्ट विल इंक्रीज, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से इंडिया में इनकम बढ़ने से इम्पोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा खर्चा करने के लिए, तो लोग सोचेंगे नहीं कि भाई बाहर से इम्पोर्ट करना है कि नहीं, तो लोग ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इनकम बढ़ने से इम्पोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, ये रिलेशन हमको पता चल गया, समझ में आया ना। पहले उसका 60,000 सैलरी था तो वो नहीं कर पा रहा था इम्पोर्ट, जब वो 1 लाख का सैलरी हो गया तो ऑब्वियसली वो अब कर पा रहा है क्योंकि महंगा आइटम कर पाएगा इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम सेम चीज़ अगर हम चाइना के लिए देखें, ठीक है, चाइना के लिए हम सेम चीज़ देखें तो मान लो ये मैडम जो है वो हुवाई में काम करती हैं, ठीक है, और हुवाई इनको सैलरी देता है 60,000 युआन की, ठीक है। अब इनको इंडिया से इम्पोर्ट करना है कोई चीज़, ठीक है। तो अगर इनको इंडिया से इम्पोर्ट करना है तो मान लो अभी नहीं कर पा रही हैं ये इम्पोर्ट, ठीक है, 60,000 युआन का सैलरी है, नहीं कर पा रही हैं। अब हमको युआन और जो इसका है क्या बोलते हैं रुपए का एक्सचेंज रेट भी नहीं पता, राइट। तो अब मान लो इसकी सैलरी जो है पहले जो 60,000 युआन मिल रहा था, अब इनको 100 के युआन मिल रहा है, राइट। तो क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं इंडिया से, बढ़ भी सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो युआन है वो रुपए के कंपैरिजन में इसका एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, ठीक है। मान लो बहुत ही महंगा है रुपए, ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर सस्ता है तो एक्सपोर्ट कर लेंगी, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। हम सिर्फ यहाँ पे ना इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे भी इम्पोर्ट इसलिए देखा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में इम्पोर्ट कैसे बढ़ेगा कि कम होगा। अगर इंडियंस का देखो, अगर इंडियंस का इनकम बढ़ रहा है तो हमको ये पता चल गया कि इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, ये तो करेक्ट बात है। बट बट बाहर के अगर इंडिविजुअल्स का इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया में तो हमने बता दिया कि ठीक है इंडिया के इनकम बढ़ेगा, इंडिया के अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा तो इम्पोर्ट इंडिया में बढ़ेगा, ये तो हमने बता दिया। बट अगर बाहर के लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो क्या इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, क्या इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये हम सर्टेनली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा इस पर कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। अब मान लो इतना ज़्यादा नहीं है 100 युआन की वो एक्सपोर्ट कर पाए इंडिया से, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, और अगर इतना सस्ता है कि कर पाएगी तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट विल वेरी, ठीक है। तो अच्छा देखो, अब इस केस में क्या हुआ कि ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है इसका, है ना, कि पहले जो 60,000 युआन था इसका सैलरी, तभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अभी इसका 100 के युआन है तो एक्सपोर्ट कर पा रही है, या फिर मतलब बढ़ जाएगा, कोई तो सस्ता आइटम होगा जो एक्सपोर्ट कर पा रही होगी, है ना। तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कैसे वेरी करेगा, जो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कैसे वेरी करेगा ये हम नहीं बता सकते, राइट। ये इस पर डिपेंड करेगा कि इसका इनकम कितना बढ़ा है और इसका इनकम कितना बढ़ा है। ये मैं बोलना चाह रहा था इतनी देर से कि देखो देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, मेरे को लगता है कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखो, जब इंडिया के एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ गया, ठीक है, 60,000 से 1 लाख हो गया, तब वो इम्पोर्ट कर पा रहा है चाइना से चीज़ें, है ना। तो इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ गया, राइट। इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ गया जब हमारा सैलरी बढ़ा, राइट, समझ में आ रहा है, ये तो सिंपल है। अब सेम चीज़ अगर मैं बाहर के लिए बात करूँ कि ये जो मैडम जो बाहर काम कर रही थी हुआई में, ठीक है, इनका जब सैलरी 60,000 युआन था तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी इंडिया से, एक्सपोर्ट ये नहीं कर पा रही, मतलब इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर पा रही थी, है ना।
इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर पा रही थी, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ रहा था, राइट। पर जब इनका सैलरी बढ़ गया, 100 युआन हो गया, अब ये एक्सपोर्ट कर पा रही है इंडिया से, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। मतलब ये इम्पोर्ट कर पा रही है इंडिया से, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। बट हमको तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंटरेस्ट है ना, हमको तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इन्वेस्ट है कि भाई हमारा डेफिसिट चल रहा है कि सरप्लस चल रहा है, राइट। तो वो चीज़ हम नहीं बता पाएंगे इसमें, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट कितना है और इम्पोर्ट कितना है ना। इनका कितना सैलरी बढ़ा है और इनका कितना सैलरी बढ़ा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। ऑल्दो बाहर इनकम बढ़ने से मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये तो श्योर शॉर्ट बात है, ठीक है। बट कितना बढ़ेगा हमको ये नहीं पता, राइट। तो हमारा जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है दैट विल वेरी, राइट, दैट विल वेरी, ठीक है। अब दो तीन कंसेप्ट और हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट स्लाइड बची है इसमें, तो ये देख लेते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। फिक्स, अभी हमने फ्लोट पीछे क्या पढ़ा था कि जो फ्लो मैनेज एक्सचेंज रेट है, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा था ना, कि जिसमें मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई है, मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई है वो डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट कितना है, ठीक है। अगर करेंसी का डिमांड ज़्यादा है, अगर करेंसी का डिमांड ज़्यादा है तो वो महंगी करेंसी होगी, और अगर करेंसी का डिमांड कम है तो वो क्या सस्ती करेंसी होगी, है ना। तो ये था कि फ्लेक्सिबल है वो चीज़, मतलब मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे काम कर रही है, दैट वाज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बट एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्री का होता है, वो डिसाइड करता है मेरा एक्सचेंज रेट क्या होगा। जैसे मान लो कल को आरबीआई बोलता है, मान लो कल को आरबीआई बोलता है कि अब $1 का जो वैल्यू है वो ₹4 होगा, ठीक है। $1 इज इक्वल टू ₹4, तो ये हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो आरबीआई ने डिसाइड कर दिया, ठीक है। व्हेन सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री डिसाइड्स द एक्सचेंज रेट ऑफ द लोकल करेंसी टू द फॉरेन करेंसी, जैसे मान लो पीपल बैंक्स ऑफ चाइना बोलता है कि $1 अब 6 युआन है, या फिर आरबीआई बोलता है $1 ₹6 है, ठीक है। तो वो हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट, जब सेंट्रल बैंक डिसाइड कर देता है कि एक्सचेंज रेट हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, सेंट्रल बैंक बाइज एंड सेल्स डॉलर्स टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट, ठीक है। जनरली क्या होता है कि एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए पहले क्या होता था, पहले मतलब अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि मार्केट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मतलब अगर डॉलर का डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर महंगा होगा, ठीक है। उसमें आरबीआई का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है इनिशियली, ठीक है। बट एक टाइम बाद क्या होता है कि जब मान लो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तब सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करता है, ठीक है। मान लो ऐसे $1 जो है वो लेट से ₹200 हो गया, ठीक है। ₹200 हो गया का क्या मतलब है, इंडियन इकोनॉमी में डॉलर बहुत कम है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा वैल्यू हो गया है इसका, है ना। तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस केस में सेंट्रल बैंक डॉलर बेचेगा, इकोनॉमी में डॉलर इन्फ्यूज़ करेगा, ताकि डॉलर बढ़े, ताकि ये जो रेट है ये कम हो पाए, समझ में, जो ₹200 है वो ₹70 फिर से आ पाए, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट कब बढ़ता है, जब डॉलर जो है वो कम हो इकोनॉमी में, डॉलर का स्कैर्सिटी है इकोनॉमी में, तब ये डॉलर जो है वो इतना महंगा हो जाएगा, क्योंकि रुपए तो बहुत है पर डॉलर बहुत कम है। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, या तो रुपए हटाओ इकोनॉमी से या फिर डॉलर को इन्फ्यूज़ करो। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि डॉलर को इन्फ्यूज़ कर देता है। जब डॉलर को इन्फ्यूज़ करता है तो ये एक्सचेंज रेट फिर से नॉर्मल पे आ जाता है, समझ में आ रहा है। सो द सेंट्रल बैंक buys and sells dollars to maintain the exchange rate, correct. When some government action increases the exchange rate, thereby making the domestic economy, domestic currency cheaper, it is called devaluation. Devaluation क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना devaluation क्या होता है। जैसे मान लो $1 ₹70 है, फिर से वही एग्जाम्पल, $1 अगर ₹70 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको करेंसी को डीवैल्यू कर दूंगा, मतलब मैं ₹70 को ₹80 कर दूंगा। मतलब डीवैल्यू करने का मतलब ये है कि एक जो डॉलर है पहले वो ₹70 बाय कर पा रहा था, अब वही $1 ₹80 बाय कर पाएगा, मतलब रुपए जो है वो बहुत सस्ता हो गया, समझ में आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो डोमेस्टिक करेंसी बहुत चीप हो जाती है, ठीक है, चीपर हो जाती है। मतलब $1 में मैं ₹80 खरीद सकता हूँ, पहले मैं सिर्फ ₹70 खरीद पा रहा था, अब मैं ₹80 खरीद पा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन। और इसी का उल्टा होता है रीवैल्यूएशन। अगर मैं $1 पहले ₹80 था, उससे मैं अगर ₹70 कर दूँ उसको, तो मैं क्या बोलूँगा, उसमें रीवैल्यूएशन हो गया। गवर्नमेंट डिक्रीजेज द एक्सचेंज रेट, ये डिक्रीज हो गया एक्सचेंज रेट, देयर बाय मेकिंग द डोमेस्टिक करेंसी कॉस्टली है, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक करेंसी है वो कॉस्टली हो जाती है किसमें, रीवैल्यूएशन में, समझ में आ रहा है। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कंसेप्ट समझ में आया। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी चीप हो जाए, मतलब $1 जो है वो ज़्यादा रुपए खरीद पा रहा है, पहले 70 खरीद पा रहा था, अब वो 80 खरीद पा रहा है। तो ये जो चीज़ है, जो आपने रुपए का वैल्यू 70 से 80 कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले 80 था अभी 70 हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन। तो इस केस में क्या हुआ कि डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या हो गई, कॉस्टली हो गई, राइट। डोमेस्टिक करेंसी कॉस्टली हो गई। पूरा का पूरा जो चीज़ है ना वो इस बैलेंस पे डिपेंड करता है कि डॉलर और रुपए का बैलेंस क्या है, ठीक है।
$1 कितने रुपए बाय कर पा रहा है ना। और उसी को ही हम जो है वो चेंज करके ये एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़, ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।